हेलो स्टूडेंट्स, सागर क्लासेज रोहतक में स्वागत है आपका। देखिए, आज हम अभ्यास पेपर सेट 43 अभ्यास पेपर सेट जो है वो आज हम करेंगे। तो देखिए, चैनल शुरू करने से पहले मैं आपको एक सूचना देता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 28 जून का रहेगा। तो इसमें जितने भी आपके अभ्यास पेपर शुरू से अब तक हुए हैं उनका आप कंप्लीट करो, उनको पूरा देखो और एक तरह से रिवाइज करोगे। तो देखिए, पहला प्रश्न भाई क्या आता है। पहला प्रश्न आता है, पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया। पहला परमाणु बम स्टूडेंट्स बता दें, ये आपका हिरोशिमा पर गिराया गया था। प्रश्न का आंसर आ जाएगा हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। ये पूछ ले कब गिराया गया, तो 6 अगस्त 1945 को यह पहला परमाणु बम जो है वो गिराया गया। किसने गिराया था स्टूडेंट्स, यह अमेरिका ने गिराया था। किस देश पर गिराया था, जापान पर गिराया था। जापान देश पर गिराया था, अमेरिका ने गिराया था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर यह बम गिराया था। और स्टूडेंट्स इसके बाद में नागासाकी के ऊपर दूसरा परमाणु बम गिरा 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम गिरा। पहला 6 अगस्त 1945 को गिरा था। और इसमें एक चीज और यहाँ पर भाई, जो ये परमाणु बम गिरा था 6 अगस्त को, इसका नाम था लिटिल बॉय इसका बम का नाम था। और इसका नाम था फैटमैन। ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंतिम समय में यह परमाणु बम अमेरिका ने जापान के शहरों पर गिराए थे। यहाँ दोनों ही देश परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि राजधानी भी पूछ सकता है। तो जापान की राजधानी स्टूडेंट्स है टोक्यो और अमेरिका की राजधानी स्टूडेंट्स वाशिंगटन डीसी। तो यह अमेरिका की राजधानी। कई बार इसमें डीसी का अर्थ पूछ लेता है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसमें डीसी का अर्थ है। तो यहाँ से इतनी हमें जानकारी मिलती है स्टूडेंट्स कि पहला परमाणु बम किस शहर पर गिरा, हिरोशिमा पर गिरा। कब गिरा, 6 अगस्त 1945 को गिरा। क्या नाम था, लिटिल बॉय। किसने गिराया था, अमेरिका ने गिराया था। किस देश पर, जापान देश के हिरोशिमा पर। और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। इधर वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। और नागासाकी के ऊपर गिराया था 9 अगस्त को। कई बार पेपर में आ जाता है नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पर मैचिंग के लिए आप एक चीज ध्यान रखें कि भाई जो नए से ही नागासाकी और नए से ही 9 अगस्त और जो दूसरा बच गया वो हिरोशिमा 6 अगस्त। तो ये आपको डेट जो है वो ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्या कहता है। पागल कुत्ते के काटने पर कौन सी बीमारी होती है। प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने पर बीमारी, कौन सी बीमारी होती है। तो पागल कुत्ते के काटने पर कौन सी बीमारी होती है, यह हमारा प्रश्न है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका रेबीज। इसमें स्टूडेंट्स हाइड्रोफोबिया भी होता है। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है मरीज को, हाइड्रोफोबिया भी होता है। दूसरा, इसका टीका जो है स्टूडेंट्स वो लुई पास्चर ने बनाया था। लुई पास्चर ने कुत्ते के काटने पर जो टीका लगाया जाता है वह बनाया था। और इसमें पानी से डर लगता है रोगी को। और यह बीमारी हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। तंत्रिका तंत्र जो हो क्या हो जाता है, डैमेज इस बीमारी में हो जाता है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है। प्रश्न है, पाक की जो राजधानी है वो है स्टूडेंट्स इस्लामाबाद। कई बार ये भी पूछ लेता है कि भारत और पाक के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है, तो भारत वर्सेस पाक के बीच में जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं भाई, रेड क्लिफ।
रेड क्लिफ उसको कहा जाता है, रेड क्लिफ। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है, एक एलओसी, एलओसी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, एलओसी, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इसके बीच में है। नेक्स्ट देखिए भाई, पाकिस्तान स्टूडेंट्स पड़ोसी देश है, भारत के पश्चिम दिशा में यह स्थित है और भारत और पाकिस्तान का लंबे समय से जम्मू कश्मीर को लेकर के विवाद रहा है। इसके बारे में काफी जानकारियां हैं बताने के लिए। कई बार ये पूछ लेता है कि पीओके, पीओके का मतलब क्या है, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत क्षेत्र। इसकी राजधानी भी पूछ लेता है, इसकी राजधानी कौन सी है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भी पीओके की राजधानी क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत में परमाणु के पिता किसको कहा जाता है, भारत में परमाणु का पिता, प्रश्न है भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक या पिता किसको कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ये प्रश्न है, किसे कहा जाता है। तो प्रश्न का आंसर आ जाएगा भैया आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और इनके नाम से संस्थान कहाँ पे है, ट्राम्बे मुंबई, ट्राम्बे मुंबई में इनके नाम से संस्थान है, आपको ध्यान में रखना है। और भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछ ले तो है भी, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर, तारापुर जो है वो है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। और भी काफी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, मैंने बताया भी था आपको, जिस तरह से नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, रावत भाटा राजस्थान में है, और काकरापार गुजरात में है, कुंडनकुलम और कलपक्कम ये तमिलनाडु में है, और भाई जैतापुर और तारापुर ये महाराष्ट्र में है। इनमें पहला जो है वो तारापुर है। और परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। कई बार बच्चे जो है स्टूडेंट्स इसको लेकर के जो है हमारा अंतरिक्ष से संबंधित इसरो है, इसरो के जनक पूछ लेता है, तो वो स्टूडेंट्स विक्रम साराभाई हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह, पहला उपग्रह। तो भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह जो है स्टूडेंट्स वो है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। और ये कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को यह छोड़ा गया था। किस देश की सहायता से छोड़ा गया था जाए, तो स्टूडेंट्स रूस देश की सहायता से छोड़ा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहला जो अपना उपग्रह है वो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट कौन थे स्टूडेंट्स, ये भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने जीरो का जो है वो आविष्कार किया था और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसे साफ करते हुए चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल आइकन है वो बटन दबाना न भूलें। तो काफ़ी कम समय में आप लोगों ने जो शेयर और सब्सक्राइब किया है उसके लिए सागर क्लासेस रोहतक आपका आभार प्रकट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा और इसको एज इट इज़ पूरी वीडियो देखिए, भी बने रहिए। ये पता है स्टूडेंट्स आपको केवल और केवल आपकी भलाई के लिए लॉकडाउन के कारण से आप तक ये पहुँचने का एक माध्यम है और इससे आपकी तैयारी प्रभावित न हो, इसलिए प्रयास किया जा रहा है। किसी भी तरह का कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध तो स्टूडेंट्स किसके बीच हुआ, ये हुआ बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी के बीच में। कब हुआ था ये, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को हुआ। युद्ध का परिणाम क्या रहा, बाबर जो है इसमें जीतता था
और इब्राहिम लोधी जो है उसमें हारा था। और स्टूडेंट्स यहाँ पर बता दें, इब्राहिम लोधी का कई बार मकबरा आ जाता है तो पानीपत में ही स्थित है। तो जीत का कारण, मेन कारण जो था स्टूडेंट देखिए, बाबर जो है वो मुगल संस्थापक था और आते ही लगातार इसने 1526, 27, 28 और 29 लगातार 4 युद्ध जीते थे। और इन चारों युद्धों के पीछे जीत का मूल जो कारण था वो था उसकी सेना में जो है तोपों का होना, गोला बारूद और तोपों का प्रयोग उन्होंने किया। और जो भारत की सेना थी वो थी स्टूडेंट्स प्राचीन युद्ध शैली थी, जैसे गज सेना थी, अशव सेना थी, पैदल सैनिक थे। तो अशव और गज, हाथी और घोड़े, दोनों के दोनों स्टूडेंट्स आवाज से जो है वो अपना मानसिक संतुलन खो देते थे और पीछे मुड़ के अपने ही सैनिकों को रौंदते थे। तो ये एक बहुत बड़ा बाबर के लिए मेरिट रहा, गोला बारूद और तोपों का प्रयोग, जिसके कारण से जीता युद्ध, बाबर जीता। जबकि सेना इब्राहिम लोधी की ज्यादा थी, बाबर की छोटी थी। ये एक तरह से स्टूडेंट्स मेन पॉइंट रहा है पानीपत में कि जिसकी सेना बड़ी रही है वो हारा है और छोटी कम सेना वाला जो है वो पानीपत में जीता है। प्रसिद्ध इसकी 3 लड़ाइयाँ हैं। प्रथम युद्ध जो है 1526, द्वितीय युद्ध 1556, तृतीय युद्ध 1761। तो ये इतिहास अजीब सा रहा पानीपत का। तो देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट है आपका DDT एक खालिस्तान है। क्वेश्चन है DDT एक खालिस्तान है। DDT एक खालिस्तान है। तो स्टूडेंट्स DDT क्या है? कीटनाशक है, कीटनाशक। अब इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। DDT के ऊपर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। 1950 से यह कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया गया था, कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया गया था। यहाँ पर बता दें स्टूडेंट्स, ये इसका साइड इफेक्ट था पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के, और इस कारण से इसको अब बंद कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहले 1950 से पहले यह किस बीमारी में प्रयोग की जाती थी? तो यह मलेरिया की बीमारी में यह दवा प्रयोग की जाती थी। मलेरिया की बीमारी में यह दवा जो प्रयोग की जाती थी। 1950 के बाद में इसको कीटनाशक के रूप में ले लिया गया। और इस तरह से जो है इसका कई बार पूर्ण रूप पूछ लेता है। तो पूर्ण रूप देखिए क्या कहता है? डाइक्लोरो डाइफिनेल। पूर्ण रूप क्या कहता है? देखिए डाइक्लोरो डाइफिनेल और आपका आ जाएगा भाई ट्राइक्लोरोइथेन। ये पूर्ण रूप भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है DDT का। ये कीटनाशक है। 1950 से इसको कीटनाशक के रूप में यूज किया गया है। उससे पहले यह मलेरिया की बीमारी में यूज होता था। इसका पूर्ण रूप डाइक्लोरो डाइफिनेल ट्राइक्लोरोइथेन है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन है भाई हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है स्टूडेंट्स? पता है आपको? बाघ है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यहाँ पर देखिए कई बार पूछ लेता है कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। ध्यान रहे, राष्ट्रीय विरासत पशु। तो राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो हाथी है भाई। जबकि राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। एक चीज और यहाँ पर यूनिक है, राष्ट्रीय पशु पूछ करके इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है। तो पैंथेरा टाइग्रिस ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो वैज्ञानिक नाम भी पेपर में आ जाता है इसका। तो राष्ट्रीय पशु ये आसाम से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हमने कम्युनिस्ट के ऊपर हमारे सागर क्लासेस रोहतक जो चैनल है यूट्यूब, उसके ऊपर एक वीडियो बना करके डाला है, आप उसको सर्च करके देख सकते हो कंप्लीट। इसमें आपका जैसे राष्ट्रीय पुष्प है वो हमारा कमल है, राष्ट्रीय मिठाई है वो जलेबी है, राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा है, राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है, और भाई आपका सारनाथ में स्थित 4 शेरों की जो मूर्तियां हैं वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ये कई चीजें हैं राष्ट्र के नाम से। राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? इस तरह से विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज गीत है।
सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए मैं क्या कहता है, क्वेश्चन है लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो मैं पहले भी कई बार करवा चुका हूं, लोकसभा में अधिकतम संख्या, लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है वो आपकी होती है भाई 545 है, 545। और कितनी हो सकती है, यहाँ पे वो है 552 आपको ध्यान रखना है, हो सकती है। और वर्तमान में है कितनी, 545 है। इसमें 530 तो राज्यों से आते हैं और आपके 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 2 सदस्य आपके मनोनीत करता है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन वर्ग से। लेकिन यहाँ पे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से 13 आ रही है, आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से ये 7 घट जाते हैं, 545 है। और इस बार का जो लोकसभा चुनाव था स्टूडेंट्स, वहां से 543 सदस्य ही चुने थे। तमिलनाडु में एल्लोर नामक स्थान से जो है पैसे वगैरह की ट्रांजैक्शन हुई इलीगल तरीके से, तो वहां पर चुनाव रद्द कर दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किससे है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है, पर्सन है बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है, कथक नृत्य। और कथक नृत्य किसका है भाई, उत्तर भारत। कई बार ये नृत्य आ जाते हैं, एक अभ्यास पेपर सेट में हमने लिखवाए थे सारे के सारे। जिस तरह से कथकली और मोहिनी अट्टम किसका है, केरल का है। और भाई आपका भारतनाट्यम किसका है, तमिलनाडु का है। और गरबा और डांडिया किसका है, गुजरात का है। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का है। कुचिपुड़ी किसका है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। और भाई आपका उत्तर भारत का जो है वो कथक है। मणिपुर का मणिपुरी है, उड़ीसा का ओडिसी है। तो ये आ जाते हैं इंपॉर्टेंट नृत्य जो है वो। आपको ये सारे के सारे टिप्स के ऊपर करने हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम की जो डेट है वो नजदीक आ रही है और हमें जो है उतनी ही दृढ़ता के साथ में हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, अच्छे से तैयारी करनी है। किसी भी तरह का कोई भी इसमें एक तरह से कोताही स्टूडेंट्स न बरतें। तो देखिए भी एक खुशी की बात है कि आपको इतना लंबा समय मिला है तैयारी का, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा समय मिला है तो ज़्यादा अच्छी तैयारी आप लोगों की होगी। और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर होगा, आपकी जॉब लगेगी। तो सागर क्लासेस रोहतक की दुआएं जो आपके साथ हैं। तो देखिए भी क्या कहता है, इसको साफ कर लेते हैं एक बार। चैनल को स्टूडेंट्स जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो हमारा लाइव क्लास का टारगेट है हम बिल्कुल उसके नज़दीक है स्टूडेंट्स। और कुछ समय बाद में हम आपको इस तरह से एग्जाम तक अच्छे से लाइव तैयारी करवाएंगे। तो देखिए अभी क्या कहता है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से बता दोगे आप, सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया है भाई। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है स्टूडेंट सबसे छोटा महाद्वीप है। क्रम मैंने इनका लिखवाया था आपको, देखिए एक बार फिर से देखते हैं। तो पहले नंबर पर है स्टूडेंट्स वो एशिया है, पहले नंबर पर एशिया है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। और वही चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका का स्थान 4th है। 5वें नंबर पर जो है वो आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका निर्जन महाद्वीप है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है, मीठे पानी का खजाना है, चमकीला महाद्वीप है, गतिशील महाद्वीप है। इसके कई उपनाम हैं। तो देखें 6ठे नंबर पर जो है स्टूडेंट्स आपका ये आ जाएगा भाई यूरोप। और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है हर एक महाद्वीप का क्रम की कौन से नंबर पर कौन सा महाद्वीप है। यहाँ पर ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये जो है आपका क्षेत्रफल के आधार पर है, क्षेत्रफल के आधार पर ये महाद्वीपों का क्रम है। यदि जनसंख्या में इंडिविजुअल डाल के पूछ ले कि जनसंख्या में बताओगे, जनसंख्या में, तो जनसंख्या में देखिए पहले नंबर पर जनसंख्या में एशिया है, पता है विश्व की जो 60% आबादी है एशिया के पास है।
और दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर जो है आपका यहाँ यूरोप आ जाएगा जनसंख्या में, और चौथे नंबर पर आपका उत्तरी अमेरिका है, और पांचवें नंबर पर है जो आपका दक्षिणी अमेरिका, और छठे नंबर पर है आपका ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पर है आपका अंटार्कटिका। तो हमें आप ये ध्यान रखना है कि पेपर में पूछा गया है जनसंख्या का पूछा गया है या क्षेत्रफल का पूछा गया है। यदि वो जनसंख्या और क्षेत्रफल का चर्चा ही नहीं करे तो हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्षेत्रफल की लेनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। जनसंख्या का पूछेगा तो वो आपके प्रश्न में चर्चा करेगा कि जनसंख्या के आधार पर निम्न में से कौन सा महाद्वीप किस नंबर का है। किसी भी नंबर का पूछ ले, जरूरी नहीं पहला पूछे अंतिम पूछे, किसी भी नंबर का वह पूछ सकता है। तो दोनों का क्रम आपके सामने है। नेक्स्ट है, भारत के झंडे में कितनी तिलियां हैं? क्वेश्चन है, भारत के झंडे में कितनी तिलियां हैं? भारत के झंडे में कितनी तिलियां हैं? तो देखिए भाई यहाँ पे बता लें, भारत के झंडे में 24 तिलियां हैं। 24 तिलियां हैं। भारत के झंडे का नाम है वो तिरंगा है, लेकिन रंगों की संख्या 4 है, ये ध्यान रखना है। रंगों की संख्या 4 है। नाम तिरंगा भला ही है लेकिन रंगों की संख्या 4 है। और 22 जुलाई 1947 को संविधान ने इसको मान्यता दी थी। संविधान द्वारा मान्यता दी गई थी। कई बार कौन सा रंग किसका प्रतीक है पूछ लेता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे जो ऊपर है वो आपका केसरिया रंग है, केसरिया झंडे का। बीच में जो है वो आपका सफेद है, और नीचे जो है स्टूडेंट्स आपका हरा है। यहाँ हरा रंग जो है वो समृद्धि का प्रतीक है, सफेद जो है वो शांति का प्रतीक है, केसरिया जो है वो बलिदानी का प्रतीक है, बलिदानी का। और सफेद रंग की पट्टी में नीला रंग भी है, नीला रंग। सफेद रंग की पट्टी में नीला रंग भी है, जो 24 तिलियां हैं। तो 24 तिलियों का एक गोल चक्कर है जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। कई बार पूछा गया है कि भाई भारत का जो ध्वज है स्टूडेंट्स, उसमें वर्तमान में जो है वो गोल चक्कर है, अशोक चक्कर है, उसमें पुराने समय में उसके स्थान पर क्या होता था? तो पुराने समय में उसके स्थान पर स्टूडेंट्स बता दें आपको चरखा होता था, चरखा। पुराने समय में उसके स्थान पर जो हो चरखा होता था। तो देखिए अभी क्या कहता है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? काफी संतुलित जो है आज का अभ्यास पेपर सेट है, प्रश्न आसान भी हैं और भाई थोड़े बहुत जटिल भी करने की कोशिश की गई है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को जो है वो सेना दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस से संबंधित प्रश्न आता है तो देखिए सेना 3 प्रकार की है, थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है। लेकिन सेना दिवस आ जाए, थल वायु सेना का जिक्र नहीं करे तो आपको 15 जनवरी ही बताना है। यदि वायु सेना पूछ ले, वायु सेना, तो यहाँ पर 4 अक्टूबर वायु सेना दिवस जो है वो ये स्टूडेंट्स 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, सॉरी 8 अक्टूबर। और आपका नौसेना दिवस पूछ ले, नौसेना, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सेना की स्थापना कब होती है? तो 1932 में भारतीय थल सेना की स्थापना होती है। तो ये प्रमुख और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाते हैं इस तरह से परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ये आपका क्वेश्चन है भाई, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा। कब गए थे भाई? 1984, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का।
अफगानिस्तान का शासक था स्टूडेंट्स ये है। और अफगानिस्तान की वर्तमान में राजधानी क्या है? काबुल। काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। तो ये इस तरह से आपके सामान्य ज्ञान के जो है वो क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं भैया आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। तो साफ कर लेते हैं, तब तक देखिए भी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए और अपने नोट्स निकालिए खुद के। बिल्कुल ये सब कुछ देखिए फ्री आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है, तो तैयारी का एक अच्छा अवसर है। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है, इसमें स्पेशल जो है स्टूडेंट्स जो सेंटर वाले बच्चे थे, तो सेंटर के जो डायरेक्टर हैं उनके कहने पर यह है आपके लिए सीरीज चलाई गई है, स्पेशल आपकी तैयारी बाधित न हो इसलिए। तो देखिए भाई कहता है जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाए तो क्या नष्ट हो जाता है? प्रश्न है जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाए तो क्या नष्ट होता है? तो क्या नष्ट होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए क्या कहता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन नष्ट हो जाता है। वैसे विटामिन भी स्टूडेंट्स भोजन को पकाने के ऊपर नष्ट हो जाता है, और पहले नष्ट होने वाला विटामिन है सी। सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन है सी है। तो विटामिन्स के बारे में भी हमारा जो आपके चैनल सागर क्लासेज रोहतक के ऊपर एक पूरा का पूरा टॉपिक है, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। बिल्कुल ईजी आपका लेवल रहेगा भी, जिस तरह से ए की कमी से रतौंधी होती है, बी की कमी से बेरी, सी से सकरवी, डी से रिकेट्स, और ई से मांसभन, और आपका के से जो है वो रक्त का थक्का न जमना। तो इस तरह की सारी चीजें जो है आपको बताई गई हैं। आप वीडियो को जो है निकाल करके आसानी से देख सकते हो, अपने नोट से निकाल सकते हो। तो देखिए मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं, कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय के प्रकोष्ठ कई बार प्रश्न आ चुका है, अब तक तो ये याद भी हो गया होगा आपको। कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। और मगरमच्छ में कितने होते हैं? मगरमच्छ में भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। जलीय जीवों में कितने होते हैं? जलीय जीवों में कितने होते हैं? 3 होते हैं। उभयचर में कितने होते हैं? उभयचर जो जल और स्थल रहे, जलीय जीवों में सॉरी 2 होते हैं, और उभयचर में 3 होते हैं। जो जल और स्थल दोनों में रहे उनमें 3 पाए जाते हैं, 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो मनुष्य के हृदय के जो 4 प्रकोष्ठ हैं वो भाई दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हृदय के बाहर से जो एक झिल्ली होती है उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम होता है पेरिकोर्डियम। और हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे को बताना है कि स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इस तरह से आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सभी जीवित कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है। सभी जीवित कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है। तो कैसी होती है ये पूछा गया है, पारगम्य है, अर्धपारगम्य है। तो क्या आंसर आ जाएगा? अर्धपारगम्य। सेमी ट्रांसपेरेंट होती है कि अर्धपारगम्य होती है। इसमें इंटरनल जो पिगमेंट है वो बाहर आ सकते हैं, बाहर के पिगमेंट है वो अंदर जा सकते हैं, लेकिन अर्ध है। और सजीव कोशिका की खोज किसने की थी स्टूडेंट्स? ल्यूमेन हॉक ने। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा था, लेकिन ध्यान रहे वह एक निर्जीव कोशिका थी। सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? 1674 में ल्यूमेन हॉक ने की थी। तो ये दोनों ही एक तरह से कंफ्यूज कर देने वाले प्रश्न हैं। मेरे ख्याल से आप पजल इसमें आप नहीं होगे। तो देखें, एक सामान्य आपका ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
बैंकिंग सोडे का रासायनिक नाम। इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर बनेगा पेपर में, बैंकिंग सोडे का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। बैंकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बैंकिंग सोडे का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है आपका भाई, एक सामान्य मनुष्य जो है उसका रक्तचाप कितना है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप तो ये होता है स्टूडेंट्स 120 से 80 mmHg। 120 से 80 mmHg एक मनुष्य का रक्तचाप होता है। इससे रिलेटेड दो बीमारियां होती हैं, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन में रक्तचाप अधिक हो जाता है, 150 से 110 रहता है, और हाइपोटेंशन में 90 से 50 रहता है। एक तो होता है ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना और एक होता है ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, कम हो जाना। तो ये रक्त से संबंधित है। रक्त, ये ब्लड प्रेशर को किस से मापते हैं स्टूडेंट्स? एक यंत्र पूछ लेता है कई बार, तो सफिग्नो मैनोमीटर, सफिग्नो मैनोमीटर से इसे मापते हैं। और हृदय की धड़कन को किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन को मापते हैं। कितनी होती है? ये यंग व्यक्ति में 72 टाइम्स पर मिनट होती है, वृद्ध व्यक्ति में 62 बार पर मिनट होती है, और कोई बच्चे में जो है लगभग 120 से 140 बार पर मिनट होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हृदय की धड़कन जो है वो कम होती चली जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा होता चला जाता है। तो देखिए भाई क्या कहता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन क्या है, इसको साफ कर लेते हैं भाई। चैनल को स्टूडेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से कोई भी कमी आपको नजर आए तो हमें सुधार दीजिए। लाइटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो और जो भी समस्या हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये है, तो देखिए प्रश्न है पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन क्या है? तो क्या है? एंटीबायोटिक। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यह स्टूडेंट्स पहली प्रतिजैविक है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है और एंटीबायोटिक है यह, और आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया था। ये प्रश्न भी आ जाता है, किसने बनाया था? किससे बनाया था? तो फंगी से बनाया था। किससे बनाया था? फंगी से इसको बनाया है। नेक्स्ट है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, सबसे शुद्ध रूप। तो कार्बन का जो है स्टूडेंट सबसे शुद्ध रूप है आपका हीरा। हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है बल की इकाई है न्यूटन, बल की इकाई, बल की इकाई क्या है स्टूडेंट्स? न्यूटन। न्यूटन जो हो बल की इकाई है। नेक्स्ट है आपका बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो परमाणु हो उसके बाद 3 मूल कण होते हैं परमाणु के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए जो स्टूडेंट्स बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? प्रश्न है बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट है लाल वर्ण कोशिकाओं में कहां पाया जाता है?
लाल वर्ण कोशिकाओं में कहाँ पाया जाता है? तो लाल वर्ण जो है स्टूडेंट्स ये कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें लाल वर्ण पाया जाता है। इसी के कारण कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। इसकी मात्रा पूछ लेता है तो बताया गया प्रश्न है, पुरुषों में मात्रा 14 से 16 ग्राम, महिलाओं में मात्रा 12 से 14 ग्राम होती है। इसी के कारण को रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। और नेक्स्ट देखें, किस अधातु में विद्युत धारा प्रभावित होती है? किस अधातु में विद्युत धारा प्रभावित होती है? किस अधातु में विद्युत धारा प्रभावित होती है? तो किस में होती है भाई विद्युत धारा प्रभावित? इसका आंसर आ जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो विद्युत धारा क्या होती है? प्रभावित होती है। ग्रेफाइट इसका आंसर आ जाएगा। वैसे धातु में जो है ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अधातु में कुचालक होती हैं। ये एक्सेप्शनल केस है स्टूडेंट्स, विशेष केस है इसलिए पूछा गया। तो देखें, खाने के नमक का सूत्र क्या है? तो साफ कर लेते हैं। खाने के नमक का सूत्र NaCl। खाने के नमक का सूत्र क्या है? NaCl खाने के नमक का सूत्र है। तो आप लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करना है ज्यादा से ज्यादा। एक बच्चा कम से कम एक सब्सक्राइबर को जरूर जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, पूछा गया है धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो कार्बन एक क्या है? अधातु। कार्बन एक अधातु। नेक्स्ट है, ऊष्मा का स्रोत क्या है? तो सूर्य। ऊष्मा का स्रोत, ऊष्मा का प्राकृतिक एकमात्र प्राकृतिक स्रोत क्या है भाई? सूर्य। सूर्य जो ऊष्मा का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है। कई बार पूछ लेता है पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी के नजदीक का तारा कौन सा है? तो सूर्य है। सूर्य एक तारा है। प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 16 सेकंड, या ऑप्शन में आपको 500 सेकंड में मिल सकता है। ठीक है। और प्रकाश की चाल पूछ ले तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया, एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया लोहा की कमी से एनीमिया होता है। और इसका स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक। नेक्स्ट है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान तो कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान है। यहाँ पर जो है वो 98.4 या 98.6 फ़ारेनहाइट भी आ सकता है। दोनों ऑप्शन में मिल सकते हैं, तो दोनों ही सही है। इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन में मिलेगा, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। एक केल्विन में पूछ ले तो 310 केल्विन। इनमें से ताप की अंतरराष्ट्रीय यूनिट कौन सी है? तो केल्विन। केल्विन जो हो ताप की इंटरनेशनल यूनिट है, अंतरराष्ट्रीय इकाई है। तो देखिए नेक्स्ट है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व, काफी अच्छा आज का अभ्यास पेपर है भाई। सबसे हल्का तत्व आपका जो प्रश्न का लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही। तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है,
विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। किसी द्रव की अवस्थाएं कितनी होती हैं? किसी द्रव की अवस्थाएं, तो देखिए मूल अवस्थाएं द्रव की जो है वो 3 होती है। कितनी होती है मूल अवस्थाएं? 3 होती हैं, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, चौथी अवस्था पूछ ले तो प्लाज्मा बतानी है, प्लाज्मा। और 5वीं पूछ ले तो बोस आइंस्टीन बतानी है। ये वैज्ञानिकों के नाम है, 2 वैज्ञानिकों के, बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन जो हो 5वीं अवस्था होती है, प्लाज्मा जो है वो 4थी अवस्था होती है। इसी तरह का आपका प्रश्न पत्र का लेवल रहेगा। और भाई लास्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशतता 21% है। कंप्लीट वायु का मैं कई बार लिखवा चुका हूं। यदि इसमें N2 पूछ ले तो 78 बताना है, O2 पूछ ले तो 21% बताना है, CO2 पूछ ले तो 0.03% बताना है, और आर्गन पूछ ले तो 0.93% बताना है, और ओजोन पूछ ले तो 0.0006% बताना है। इस तरह से वायुमंडल गैसों का एक मिश्रण है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका अभ्यास पेपर 43 समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, नोट्स निकाल रहे होंगे, और जो है सागर क्लासेस रोहतक आपके परीक्षा में कामयाब होने की दुआ करता है। तो यदि चैनल पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ स्टूडेंट्स में पवन कुमार आपकी वाणी को, अपनी वाणी को जो है वो इति करता हूँ, विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।